है महज़ 5-6 साल का। उसे घर में जब साफ़ सफाई हो रही होती है तो उसे एक मोबाइल फ़ोन मिलता है। तो मोबाइल फ़ोन मिलता है तो उसे वो खुश होता है। बच्चे तो वैसे ही मोबाइल के शौकीन होते हैं। तो वो मोबाइल ऑफ़ होता है तो बच्चा उसको स्विच ऑन करता है, क्योंकि आजकल के बच्चों को सब पता होता है। स्विच ऑन करने के बाद में वो उसमें गेम खेलने लगता है। जब उसमें गेम खेलने लगता है, काफ़ी देर वो उसमें गेम खेलता है। जब गेम खेलने के बाद वो बच्चा थक जाता है, वो बोर हो जाता है गेम खेलने से, तो वो मोबाइल की और सेटिंगें छेड़ने लगता है। कभी गैलरी, कभी कुछ, कभी कुछ। ऐसे ही वो कॉल रिकॉर्डिंग पे पहुंच जाता है। कॉल रिकॉर्डिंग ऑन करता है और उसमें आवाज़ आने लगती है। उस सुनने लगता है कि उसमें एक औरत होती है, एक लड़की होती है जो बोल रही होती है कि मैंने इसे नशे की दवाई दे दी थी, अब ये बेहोश हो चुका है और मैंने पूरे 10 मिनट तक इसे करंट लगा कर रखा, क्या ये मर गया होगा? तो उधर से जो दूसरा आदमी था, दूसरा लड़का था दूसरी तरफ, वो बोलता है कि 10 मिनट में तो हाथी भी मर जाएगा, तो ये तो फिर भी इंसान है। तो वो बोलती है, देख लो, अगर नहीं मरा तो ये मुझे मार डालेगा, अगर ये नहीं मरेगा, सच बताओ मर गया होगा ना? तो वो कहता है हाँ मर गया होगा। इतनी जब उसमें आवाज़ आती है तो घर का जो एक सदस्य होता है वो फ़ोन को लेता है और सीधा उस फ़ोन को लेकर पुलिस स्टेशन जाता है। वो लड़की कौन थी इसमें जो बोल रही थी और उसने किसको मारा था, किसको करंट लगाया था? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, वीडियो पूरी सुनने से पहले, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं गीता गुप्ता, स्वागत है आप लोगों का मेरी आज की एक नई सच्ची कहानी में। जय माता दी। तो ये घटना मथुरा की है। वहाँ एक लड़की हुआ करती थी जिसका नाम रचना था। रचना पढ़ने लिखने में काफ़ी होशियार थी। जब वो 12th कर लेती है, कॉलेज आती है, कॉलेज में उसे एक आस पड़ोस का ही लड़का होता है, वो भी उसके साथ कॉलेज में होता है। तो उससे उसे दोस्ती होने लगती है। धीरे धीरे दोस्ती हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो उन्हें एक दूसरे से प्यार होता है। लड़के का नाम मनोज होता है। जब प्यार हो जाता है, धीरे धीरे ये खबर जब उसके माता पिता को चलती है तो माता पिता को अच्छा नहीं लगता। वो बेटी को समझाते हैं लेकिन बेटी नहीं समझती। जब वो नहीं समझती तो माँ बाप बेटी को बिना बताए उसके लिए रिश्ता पक्का कर देते हैं। जब रिश्ता पक्का कर देते हैं तो लड़की उस लड़के से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन वो लड़का भी उस टाइम फ़ोन नहीं उठाता। तो उसे लगता है कि लड़का भी मुझसे बात करना नहीं चाहता। माँ बाप उसको बताते हैं बेटी को कि इस दिन की तेरी शादी हमने फिक्स कर दी है। जब लड़की को ये बात पता चलती है और लड़के से जब वो कांटेक्ट करती है, लड़का भी उससे बात करना नहीं चाहता। लड़के ने भी उससे बात करना बंद कर दिया था। तो उसे लगता है कि शायद अब वो मुझसे बात करना नहीं चाहता, तो वो भी अपने माँ बाप की मर्ज़ी से शादी कर लेती है और अपने ससुराल में आ जाती है। जब वो अपने ससुराल में आ जाती है तो कुछ दिन निकलते हैं, रहने लगती है। जब धीरे धीरे अपने वो माहौल में ढलने की कोशिश करती है कि मुझे अब यहीं रहना है, तो मैं यहीं के माहौल में ढलना शुरू कर दूं। धीरे धीरे टाइम निकलता जाता है। 10, 12, 15 दिन हो जाते हैं। 15 दिन के बाद अच्छी उनकी ज़िंदगी चल रही थी और फिर वो कहीं बाहर घूमने का प्लान बनाते हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ। हनीमून का उनका टाइम चल रहा होता है। घूमने का जब प्लान बनाते हैं वो लोग तो बाहर जाते हैं घूमने के लिए। उसके जो ससुर थे उन्होंने एक मकान और ले रखा था, लेकिन उसमें वो शिफ्ट नहीं हुए थे। उद्घाटन वगैरह उसका सब कर लिया था, शिफ्ट नहीं हुए थे उसमें। जब वो बाहर जाते हैं हस्बैंड वाइफ दोनों, रचना और रचना का पति, जब बाहर जाते हैं तो रचना उनसे कहती है कि पिताजी ने यहाँ भी तो मकान ले रखा है, क्यों ना आज हम घर जाने की जगह एक दिन यहीं रुक जाएं। तो उसका जो पति होता है वो कहता है कि ठीक है, मैं पापा से बात करता हूँ, अगर पापा बोल देते हैं तो आज रात हम यहीं रुक जाएंगे, हम कल सुबह चलेंगे। वो अपने पिता से जब बात करता है तो उसके पिता बोलते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, आज तुम दोनों पति पत्नी वहाँ चले जाओ, रात वहाँ बिताओ और सुबह अपने घर आ जाओ। वो लोग कभी कभी वैसे ही घूमने फिरने के लिए वहाँ चले जाया करते थे कभी कभी। तो उस रात वो वहाँ जाने के लिए जब वहाँ जाते हैं तो रात को 1 बजे रचना अपने ससुर को फ़ोन करती है और बोलती है कि पापा, इन्हें करंट लग गया है, बहुत तेज करंट लग गया है और इन्हें ये बेहोश हो गए हैं ये, और मैं इन्हें जगा रही हूँ, ये जग भी नहीं रहे हैं। ये खबर सुन के उसके घर वाले तुरंत वहाँ पहुँचते हैं। जब देखते हैं तो उसके पैर के जो तला होता है अंगूठे के पास, वहाँ एक निशान होता है काला।
और वो बिल्कुल ही उसको होश नहीं होता। वहीं पुलिस को कॉल की जाती है, पुलिस आकर मौके पर देखती है तो वो मर चुका होता है। पुलिस ये भी बताती है आकर कि इसकी मौत तो काफ़ी देर पहले हो चुकी है और ये काफ़ी देर पहले मर चुका है, क्योंकि आधी रात का टाइम होता है। तो घर वाले ज़्यादा छानबीन नहीं करते, क्योंकि यही होता है कि करंट लगने से मौत हो गई है। तो पुलिस को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। बात आई गई होती है, घर वाले पूछते हैं कि बेटा अभी नई नई शादी हुई है तुम्हारी, तुम यहाँ रहना चाहती हो या अपने मायके में रहना चाहती हो? कुछ दिन के लिए अपने मायके चले जाओ तो तुम्हारा माहौल चेंज होगा, तुम्हें अच्छा लगेगा। रचना की तो जैसे दुनिया ही बर्बाद हो गई थी, क्योंकि शादी के 15 दिन ही अभी बीते थे। तो वो अपने मायके चली जाती है। मायके जब चली जाती है वो, तो वहाँ से आने का ही नाम नहीं लेती। दिन निकलते जाते हैं, वो लोग जब जब रचना से बात करने की कोशिश करते हैं, रचना से बात नहीं होती और ना ही वो ससुराल आती। ऐसे करते करते, और जो रचना के जो जेठ थे, जब उस शादी हुई थी उसकी, तो वो जेठ थे, वो मथुरा से कहीं बाहर रहते थे अपने पत्नी के और अपने बेटे के साथ। वो उस घर में नहीं रहते थे। जब मौत वगैरह होती है तो उनको भी बुलाया जाता है। शादी में वो नहीं आते, लेकिन जब मौत हो जाती है उसके छोटे भाई की तो उसको भी बुलाया जाता है। ऐसे करते करते 1 साल निकल जाता है। जब 1 साल बाद भी रचना नहीं आती तो घर वाले सोचते हैं शायद वो नहीं आना चाहती। तो उसका जो बड़ा भाई होता है, मतलब जेठ होता है जो उसका, उनका जो बड़ा बेटा होता है, उसको बुलाया जाता है। वो घूमने के लिए अपने घर आता है, क्योंकि एक बेटा तो चला जाता है तो एक ही बेटा होता है। वो घूमने के लिए आया होता है। ऐसे ही घर की साफ़ सफाई हो रही होती है। जो वो फ़ोन होता है वो रचना के पति का ही होता है और उसका कुछ सामान उसके माता पिता ने संभाल कर रख दिया था अपने बेटे की यादों के तौर पे। तो वो घर की साफ़ सफाई कर रहे होते हैं तो उसमें एक डब्बा होता है, बॉक्स होता है। वो जब निकालते हैं तो वो बच्चा भी वहीं खेल रहा होता है। उनका एक बेटा होता है 5-6 साल का, पीयूष नाम होता है उसका। जब वो उसे खोलता है तो उसमें एक मोबाइल फ़ोन निकलता है, जिसे वो ले लेता है और उसमें एक गेम खेलने लगता है। जब वो गेम खेलने लगता है तो उसमें वो फ़ोन था, वो उसके चाचा का था, जो कि उसके दादा ने संभाल कर रखा था अपने बेटे की यादों के तौर पे। जब वो गेम खेलने लगता है, बोर हो जाता है, तो फ़ोन की और सेटिंगें छेड़ने लगता है। तब उसमें कॉल रिकॉर्डिंग ऑन हो जाती है। कॉल रिकॉर्डिंग, वहाँ रचना, वो लड़की जो होती है वो कोई और नहीं होती, वो रचना होती है। और वो लड़का कोई और नहीं होता, वो लड़का वही होता है जिससे वो प्यार किया करती थी, मनोज, जिससे वो भूल नहीं पाई थी। शादी के बाद भी उससे बात किया करती थी। और जब वो कॉल रिकॉर्डिंग लेकर वो घर वाले पुलिस स्टेशन जाते हैं तो पुलिस को ये समझते ज़्यादा देर नहीं लगती कि हो ना हो ये 1 साल पहले जो घटना हुई थी वो एक महज उसकी मौत नहीं हुई थी, ये हत्या का मामला है। और पुलिस फिर उसके घर जाती है रचना को वहाँ देखने के लिए, लेकिन रचना वहाँ नहीं होती। उसके मायके वाले सोचते हैं कि वो अपने ससुराल में है और ससुराल वाले सोच रहे थे कि वो मायके में है। मायके वालों से जब पूछा जाता है तो वो कहते हैं यहाँ से तो वो 7-8 महीने पहले ही चली गई थी, बोल रही थी कि मुझे अपने ससुराल में ही रहना है, यहाँ नहीं रहना। और ससुराल वाले कहते हैं कि हम लोग सोच रहे थे वो अपने मायके में रह रही है, शायद वो ससुराल आना नहीं चाहती, इसलिए हमने आपसे कोई ज़्यादा बातचीत भी नहीं की इस बारे में। जब ऐसा होता है तो उसको ढूंढा जाता है। जब वो बताते हैं कि ऐसी ऐसी एक रिकॉर्डिंग मिली है, उसमें रचना की आवाज़ है। जब दूसरे लड़के की आवाज़ उसके मायके वालों को सुनवाई जाती है, उसके माँ बाप को, तो उन्हें समझते देर नहीं लगती कि हो ना हो ये वही लड़का है जिसके साथ रचना बात किया करती थी, मनोज। तो वो पुलिस को बता देते हैं। जब मनोज के घर देखा जाता है तो मनोज भी अपने घर पर नहीं होता और उसके फ़ोन की अब सीटीआर लोकेशन निकाली जाती है। जब देखा जाता है तो वो मथुरा से बाहर किसी गांव में मिलता है। वहाँ जाकर जब देखा जाता है तो वहाँ एक लड़का और एक लड़की होते हैं, वो और कोई नहीं रचना और मनोज ही होते हैं। वहाँ से दोनों को अरेस्ट किया जाता है, पुलिस स्टेशन लाया जाता है। वहाँ लाने के बाद फिर रचना से पूछताछ की जाती है तो रचना बताती है कि मैं मनोज से प्यार करती थी, उसी से शादी करना चाहती थी, लेकिन मेरे घर वालों ने मेरी शादी रमेश के साथ तय कर दी थी और मैं उससे प्यार नहीं करती थी। जब मेरी शादी के वक्त तो मनोज ने मुझसे बात नहीं की थी, लेकिन मनोज से मेरी, जब मैं अपने मायके गई एक बार तो मेरी मनोज से बात हुई। उसके बाद मैं अपने पति से, रमेश से फ़ोन लिया करती थी मायके जाने के बहाने और मनोज से ही बात किया करती थी घंटे घंटे भर। उसे नहीं पता था कि फ़ोन की ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग ऑन है। जो भी वो बात करती थी उसमें रिकॉर्ड हो जाया करती थी और वही बात भी उसकी रिकॉर्ड हो गई थी। जब ये इसने हत्या को अंजाम दिया था, उसने
जब वो घूमने गए थे दोनों हस्बैंड वाइफ, उससे पहले ही इन दोनों की बात हुई थी, तो इन्होंने इस घटना को अंजाम देने का सारा प्लान बना लिया था। और ये जब रिकॉर्डिंग हो जाती है फ़ोन में, उसे नहीं पता था कि रिकॉर्डिंग हो गई है, और इसीलिए वो कहती है कि मैं लगातार इससे बात करती थी और मैंने शादी से पहले ही हम दोनों ने एक दूसरे से वादा किया था। मैंने बोला था कि मेरे माँ बाप मेरी शादी करवा रहे हैं, लेकिन शादी के बाद कुछ भी हो जाए मैं रहूँगी तुम्हारे साथ ही। मनोज से मैंने ये वादा किया था और इसीलिए मैंने अपने पति को रास्ते से हटाने के लिए ये प्लान बनाया है। ये सारी बातें जब वो अपने मुंह से बताती है तो दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और दोनों को सज़ा हो जाती है। तो इसमें एक लड़की ने अपने पति को मार दिया। अगर वो चाहती तो अपने पति को डिवोर्स भी दे सकती थी, उसे छोड़कर चली जाती, कम से कम उस इंसान की जान तो न जाती। अब आप लोग कमेंट कर कर बताइएगा कि क्या ये उस लड़की रचना ने सही किया या गलत किया। सही तो उसने नहीं किया, एक इंसान की, बेवजह बेगुनाह इंसान की, जो उस पर विश्वास करता था, जो उसका पति था, उसकी जान ले ली उसने। तो आज की कहानी यहीं तक। ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी को दुखी करना नहीं था, बस आपको जागरूक करना है कि आजकल कौन कब किसके साथ क्या कर दे कुछ नहीं पता। तो इसलिए मिलते हैं किसी अगली वीडियो में एक नई सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।